गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस में हिस्ट्री। ठीक ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमने आपसे पिछली क्लास में सोर्सेस पे बात की थी, है ना। पिछली क्लास में हमने किस पे बात की थी? सोर्सेस पे बात की थी। और आज की क्लास में हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो है स्टोन एज। वो क्या है? स्टोन एज यानी पाषाण काल। स्टोन एज यानी पाषाण काल। अब आपको पता है कि पाषाण काल के लिए जो इसका नामकरण किया गया, जो इसके सोर्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, वो सोर्स क्या हैं? स्टोन टूल्स हैं। ठीक, पाषाण उपकरण है। और इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर, इनके ही आधार पर हमने क्या किया है? स्टोन एज को क्या किया? 3 पार्ट में इनके आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक, कोपनहेगन म्यूजियम में एक हिस्टोरियन हुआ करते थे जो कि जिन्होंने पूरा रिसर्च करके इसे क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो एक वाले को आपने क्या बोला भैया? एक वाले को आपने बोल दिया पुरा पाषाण काल। एक वाले को आपने क्या बोल दिया? पैलियोलिथिक। एक वाले को हमने क्या बोल दिया? पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरे वाले को हमने बोल दिया मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड। और तीसरे वाले को हमने बोल दिया नव पाषाण काल यानी हमारा नियोलिथिक पीरियड। ठीक है। अब इस वाला ये इतना बड़ा काल रहा कि ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 20 मिलियन बीसी से 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री रहा होगा। ये क्या रहा होगा? लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री रहा होगा। ठीक, आइस एज का टाइम था। तो इतिहास में इससे बड़ा काल तो कोई है ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। इतिहास में इससे बड़ा टाइम पीरियड तो कोई था ही नहीं। तो इसलिए अगेन पूरा पाषाण को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण। ठीक है। तो ये सारा का सारा टाइम पीरियड आपका 10,000 बीसी तक आता है। ठीक है। उसके बाद ये जो मीजोलिथिक पीरियड है इसको माना गया 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का। ये स्टैंडर्ड डिवीजन माना गया 10,000 बीसी से 8,000 बीसी का। और इस टाइम तक आते आते बहुत सारे क्या हो गए? चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में आदमी अपने लर्निंग प्रोसेस में था। इस समय वो क्या करेगा? इस समय, हाँ पहली स्लाइड है बेटा, इस समय वो क्या करेगा? हंटिंग करना सीखेगा। ठीक है। हंटिंग करना सीखेगा, शिकार करना सीखेगा। इसलिए इस टाइम के लोगों को आखेटक संग्राहक कहते हैं। अगर कल की तुमने क्लास देखी होगी वाईटी पे तो मैंने क्वेश्चन भी कराया था, है ना। तो वो हंटिंग करना सीखेगा। इस टाइम पीरियड में वो फायर बनाना सीख लेगा, आग का आविष्कार कर लेगा, आग का आविष्कार कर लेगा, फायर बनाना सीख लेगा। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पीरियड पे होमोसेपियंस आ गया। इस टाइम पीरियड पे होमोसेपियंस आ गया, आधुनिक मानव आ गया। हमारी जो डेवलपमेंट रही, हमने प्राइमेट से आधुनिक मानव तक का सफर क्या कर लिया? तय कर लिया इस टाइम पीरियड पे। तो ये 3 मेजर बातें हुई तुम्हारी कब? ये 3 मेजर बातें कब कब होती हैं? ये तीनों की तीनों मेजर बातें होती हैं हंटिंग करना,
ठीक, उसके बाद आपका आग का आविष्कार करना, आग का आविष्कार करना, और फिर तीसरा होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय। जब वो रहना सीख लेगा ठीक से, जब वो रहना सीख लेगा ठीक से, वेट, जब वो लर्निंग प्रोसेस को सीख जाएगा पूरी तरह से और उसको समझ में आ जाएगा कि किन चीजों को खाया जा सकता है, किन चीजों को नहीं खाया जा सकता, तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, और इसके लर्निंग प्रोसेस में जो मिडीवल पीरियड है, जो मिडीवल पीरियड है, यहां पर आकर वो नई नई चीजें सीखेगा। क्या नई चीजें सीखेगा यहां पर आकर वो? तो इस वाले टाइम पीरियड में वो क्या क्या सीखेगा बेटा? इस वाले टाइम पीरियड में वो एक तो, ये इसका फोकस सही कर देना, इधर की साइड से ना कट रहा है। इधर की तरफ की ये बेल्ट आ रही है, टेढ़ा हो गया। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा इधर और, मतलब ये वाला इधर। बस 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 बस, परफेक्ट है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड में क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। मीजोलिथिक पीरियड में क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। मीजोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट चेंज हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ और तापमान बढ़ने लगा। ठीक, और जलवायु परिवर्तन की वजह से जब तापमान बढ़ने लगेगा तो इस टाइम पर ग्रासलैंड्स बनने लगेंगे, घास के मैदान, घास के मैदान क्या होने लगे? बढ़ने लगे। ठीक है, और जब ये घास के मैदान बढ़ेंगे तो इसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, जब घास के मैदान बढ़ेंगे तो यहां पर जानवरों का शिकार भी क्या होगा? चेंज होगा। तो मीजोलिथिक पीरियड में लघु पाषाण का इस्तेमाल होने लगेगा, लघु पाषाण का इस्तेमाल होने लगेगा, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल होने लगेगा, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल होने लगेगा। ठीक, लघु पाषाण का क्या होने लगेगा? प्रयोग। पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगेंगे, पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगेंगे। और फिर सीखने की इस प्रक्रिया में हम 8000 बीसी के आसपास आ जाते हैं। लगभग 8000 बीसी से 5000 बीसी तक का जो टाइम माना जाता है वो किसका माना जाता है? नियोलिथिक का। इसमें पहिए का आविष्कार होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? कृषि का आरंभ होगा, कृषि का आरंभ होगा। इसमें पशुपालन का विकास होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बढ़ेगी। इसमें बर्तन बनाने का, बर्तन बनाना शुरू होगा, बर्तन बनाना आरंभ किया जाएगा। इसमें मकान बनाना शुरू होगा, मकान बनाना आरंभ किया जाएगा। और इसमें पहिए का आविष्कार हो जाएगा, पहिए का आविष्कार हो जाएगा, इन्वेंशन ऑफ व्हील हो जाएगा। ठीक, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? नियोलिथिक पीरियड में होंगी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो ये वाला कि आग का आविष्कार पैलियोलिथिक में, उसमें भी मिडिल पैलियोलिथिक में, मध्य पुरा पाषाण में। आग का आविष्कार उसमें भी किसमें? मध्य पुरा पाषाण में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा ये वाला, आधुनिक मानव पुरा पाषाण में, वो भी कब? अपर तक आते आते, अपर पैलियोलिथिक तक आते आते। आधुनिक मानव अपर पैलियोलिथिक से जुड़ेगा और आग का आविष्कार किससे जुड़ेगा? मिडिल पैलियोलिथिक से। ठीक, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। ठीक, पत्थर के छोटे छोटे औजार बनने लगे, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? मध्य पाषाण कहते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है,
माइक्रोलिथ कहते हैं। अशरफ खान कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि ये बैच नालंदा है 9-10 क्लास का, तो पॉल साइंस 1 to 5 क्लास क्यों हो रही है? ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरा कंफ्यूजन दूर करें। आप जो पढ़ा रहे हैं किस क्लास के लिए है? पहले तो अशरफ खान जी, आपकी पहली क्लास क्यों है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप 8 बजे पहली क्लास करने आए हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आप 9-10 वर्ग में सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात मैंने कई बार बताई है कि वर्ग 9-10 वालों को 8 बजे वाली क्लास भी करनी है और 9 बजे वाली भी क्लास करनी है। 9 बजे वाली क्लास में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसका अब लास्ट टॉपिक चल रहा है। वो भी लास्ट जबरदस्ती कराया गया क्योंकि आप लोगों ने इंडो चाइना नेशनलिज्म पढ़ने की जिद की, तो उसको पढ़ाने में कम से कम 2 दिन लगेगा, कठिन टॉपिक है। ठीक, पॉलिटी मैंने आपकी 70% पॉलिटी कंप्लीट कर दी है 8 बजे वाली क्लास के अंदर ही। कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो आपको बीपीएससी में पढ़ने हैं, जैसे बोलीविया का वाटर वॉर पढ़ना है। ठीक, इस टाइप के कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं, वो 9 बजे वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ जो क्लास चल रही है इसमें आपको सारी क्लास करनी है, क्योंकि ये आपके जनरल पेपर में भी काम आएगी और आपके सब्जेक्ट में भी काम आएगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने यही पढ़ाया था जो सबको पढ़ना था। और कोई डाउट है आपका तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं डाउट आउट नहीं लूंगा। हाँ, पॉल साइंस का 9-10 का आपका क्लास हो गया है। कुछ क्लासेस बची हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करने के बाद, स्पेशली वहां पर 9 से 10 बजे वाली जो क्लास है उसके अंदर वन लाइनर फॉर्म में चीजें बताऊंगा, जिसमें हमें चिली पे बात करनी है, मिशेल बैचलेट पे बात करूंगा मैं। ठीक है, बोलीवियन वॉर पे बात करूंगा मैं, नीदरलैंड्स पे बात करूंगा, तो वो अलग से चीजें हैं। ठीक, अब हम पढ़ा लें अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, उसमें भी कहां पर? मिडिल पैलियोलिथिक में। ठीक है, आधुनिक मानव का उद्भव पुरापाषाण काल में, उसमें भी कहां? उच्च पुरापाषाण में। ठीक है, मध्य पाषाण में लघु पाषाण का खोज हुआ, माइक्रोलिथ आया। ठीक, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ जुड़ा हुआ। ठीक है, और उसके बाद नियोलिथिक में आपके ये सारे काम होते हैं। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो आपकी आपकी जो एससीईआरटी की क्लास है उसके अंदर कुछ कुछ बातें इसके संबंध में बताई गई हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें, अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें, तो पुरापाषाण काल में आपने पढ़ा कि टेम्परेचर बहुत ही कम था। टेम्परेचर क्या था? कम था, तापमान कम था, आइस एज का टाइम था। इंडियन नेशनल मूवमेंट 2.0 में कब होगा सर? इस वाले सैटरडे और इस वाले संडे। इस सैटरडे, इस संडे आपकी स्पेशल निर्वाण 2.0 की क्लास होगी। 2.0 की क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक, अब जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो। ठीक, समय वैसे ही कम बचा है तुम लोगों के पास। तापमान कम था ना इस समय? अगर तापमान कम है तो आप बताइए, आदमी ओपन लैंडफॉर्म में रह पाएगा? खुले मैदान में रह पाएगा? खुले मैदान में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर वो खुले मैदान में नहीं रह पाएगा तो फिर उसको शेल्टर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? उसको आश्रय लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा आश्रय। ये आश्रय कहां ले सकता है? ट्रीज में या फिर केव में? ट्रीज में या फिर केव में? गुफाओं में या फिर पेड़ों पे? ठीक, इसका मतलब केव से हमें शेल्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? रॉक शेल्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शैलाश्रय के प्रमाण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? शैलाश्रय के प्रमाण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो इसका मतलब भारत में कई जगह से मिलना चाहिए। तो भारत में भीमबेटका से मिला है और भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका से जो मिला है वो क्या है? ओल्डेस्ट साइन है, ओल्डेस्ट साइंस ऑफ रॉक शेल्टर, शैलाश्रय के, शैलाश्रय के प्राचीनतम
प्रमाण हैं ये, शैलाश्रय के प्राचीनतम प्रमाण हैं ये जो मिले हैं। इसी में जब इस केव को खोजा गया तो इसमें देखा गया कि केव में चित्रकारी भी बनी है, तो केव पेंटिंग के एविडेंस भी यहां से मिले, केव पेंटिंग के एविडेंस भी यहां से मिले। वो भी कौन से? ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के प्रमाण भी यहीं से मिले, प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के प्रमाण भी यहीं से मिले। तो इन दोनों पे आपसे सवाल किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का एविडेंस और आपका ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर का एविडेंस कहां कहां से मिलता है, कहां से मिला है? भीमबेटका से मिला। ये सबसे प्राचीन प्रमाण है। इस तरह का प्रमाण आपको भीमबेटका से भी मिलता है, इस तरह का प्रमाण आपको दक्षिणी उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कहां पर? सोनभद्र नाम की जगह पड़ती है, रेणुकूट सोनभद्र में, वहां से भी हमको ये एविडेंस मिलते हैं। किसके किसके? रॉक शेल्टर यानी शैलाश्रय के प्रमाण, और उसके साथ साथ किसके प्रमाण? केव पेंटिंग के प्रमाण। ठीक, केव पेंटिंग के प्रमाण यानी शैल चित्रकारी के प्रमाण भी मिले हैं, शैल चित्रकारी के प्रमाण भी मिले हैं। अब भीमबेटका के आसपास और भी जगह हैं, जैसे भीमबेटका है, बुढ़नी है, पंचमणि, भेड़ाघाट, महेश्वर उन जगहों में है जहां पर मानव के गुफाओं में रहने के साक्ष्य मिले। तो सबसे ज्यादा साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश से। तो आपसे यह सवाल पूछ दिया जाएगा। ठीक, बिहार में क्या हमें साक्ष्य मिला है? बिल्कुल मिला है। जगह का नाम क्या है? पैसरा। जगह का नाम क्या है? पैसरा। कौन से जिले में पड़ता है? मुंगेर जिले में पड़ता है। तो बिहार में पैसरा जिला मुंगेर में क्या मिला है? यहां से, यहां पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यह फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह यहां पर औजार भी मिले हैं। तो मुंगेर से बिहार के पैसरा जिले से क्या मिलता है? आरंभिक मानव से संबंधित पूरा स्थल मिले हैं। और खास बात क्या है कि यहां से फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक औजार जैसे औजार मिले हैं। तो यहां से इस वाली लाइन से दो सवाल बन सकता है। सवाल नंबर 1, बिहार के किस जिले से आरंभिक मानवों के स्थल मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर, या सीधे सीधे पैसरा का नाम पूछ देगा। सवाल नंबर 2, ठीक, सवाल नंबर 2 क्या पूछेगा? बिहार में किस स्थल से फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के जैसे औजार मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? तब भी पैसरा, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो मुंगेर। बस इतना याद रखना, स्थान पूछा जाएगा तो पैसरा और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो मुंगेर। यही बिहार स्पेशल है। ऐसा ही बिहार स्पेशल आएगा। जो आप में से बहुत सारे लोग अलग से परेशान है ना कि बिहार का स्पेशल नहीं पढ़ा गया, बिहार का स्पेशल नहीं पढ़ा गया, ऐसे ही सवाल आएगा। आपको अलग से इम्तियाज अहमद की किताब खरीद के बिहार स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? चलिए, औजार बनाने के तरीकों के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भाग में क्या किया गया? बांट दिया गया। पुरापाषाण काल को क्या कर दिया गया? 3 भाग में बांट दिया गया। तो ये हम आपको बता चुके।
अब यहां पर देखो तुम्हारी किताब में जो डेट दी हुई है वो दी हुई है लगभग 20 लाख साल से 44,000 साल पहले तक। आरंभिक चरण है जिसको हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। तो भैया अपने किताब में जो डेट दी है एक बार उसको भी जरूर से देख लेना। ठीक, क्लियर है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार और स्थायी आवास इस काल में उन्होंने शुरू किया। ठीक, फिर मध्य पाषाण काल का समय बताया गया है लगभग 44,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। तो अगेन यहां पर आप क्या देख लीजिए, अगेन यहां पर आप क्या देख लीजिए कि आपकी किताब में डेट क्या बताई गई है। ठीक है, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आया, वातावरण में गर्मी बढ़ी जिसके कारण गेहूं, जौ और इस तरह के अनाज जो है वो उगे। ठीक, पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण काल से माना जाता है। इसका जो काल आपकी किताब में बताया गया है वो 8,000 से 3,000 साल तक बताया गया है। ठीक, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वैसे तो काल पे टाइम पीरियड पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला लगाना है। ठीक, आपको ये वाले करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पर बेटा स्थायी आवास का मतलब यह है कि वो एक जगह रहना शुरू कर दिया। यहां स्थायी आवास का मतलब मकान बनाने से नहीं है। पहले वो खाना बदोश था ना, आज यहां है, कल जानवरों की तलाश में, कल क्वेश्चन कराया था ना कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे, रिसोर्सेस की तलाश में, पानी की तलाश में जानवरों के पीछे पीछे चले जाते थे, सीजनल माइग्रेशन करते थे। अब वो धीरे धीरे एक जगह रहना शुरू कर देगा जैसे जैसे उसको क्या होगा, पानी के बारे में समझ में आता जाएगा। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। एक तो क्या है कि जमीन फर्टाइल है, नदियों के इर्द गिर्द रहते थे, उपजाऊ जमीन थी। कुछ भी आपने जो है वो क्या किया, उसके अंदर कोई भी चीज उड़ उड़ के आई पड़ गई, अगर वो जैसे गेहूं का बीज पड़ गया या कुछ भी पड़ गया, सेब का बीज पड़ गया, तो पौधा निकल आया, ये तो अपने आप उग गया। जब हम कहते हैं कि कृषि, तो कृषि का मतलब हो गया कि हमने जानबूझकर ये प्रक्रिया अपनाई। तो बहुत साल पहले हो सकता है कि इंसान ने देखा हो, जैसे मान लीजिए आप सेब खाते हुए जा रहे हैं और सेब खा के आपने क्या किया, फेंक दिया। 4 दिन बाद आप लौटे उधर से तो देखे एक पौधा निकला है, तो आपको लगा कि यार ये क्या चीज है, पौधा कैसे निकल गया। आपने दोबारा ये प्रक्रिया अपनाई, इस बार आपने कोई और चीज फेंक के देखी, तो धीरे धीरे इंसान को समझ में आया कि अगर हम पृथ्वी के अंदर कुछ भी ऐसे दबा देते हैं तो उससे पौधा निकलता है। तो हो सकता है पत्थर दबा के देखे हो, उससे पौधा नहीं निकला। हो सकता है आदमी गाड़ के देखे हो कि शायद आदमी का पौधा निकलेगा, नहीं निकला। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ये बात समझ में आ गई कि कुछ चीजें हैं जो क्या होती हैं, पौधे जैसी चीजें निकलती हैं, पेड़ जैसी चीजें निकलती हैं। ठीक है, पेड़ जैसी चीजें निकलती हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। ठीक, तो खेती की शुरुआत, अच्छा भाई इसमें एक चीज ध्यान देना, वर्ग 9-10 वालों, हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि खेती का आरंभ का जो वैश्विक प्रमाण है वो नील नदी घाटी से है, उसको सही कर लीजिएगा। खेती की शुरुआत जो है अगर वर्ल्ड लेवल पर देखी जाए तो ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता में माना जाता है। ठीक, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी दजला और फरात नदियों के बीच में थी। ठीक है, तो ईरान और इराक देश में खेती की शुरुआत हुई। ठीक, जो आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना क्या किया, स्टार्ट किया। सबसे पहले खेती करना क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया। क्लियर है भाई ये पॉइंट, सबसे पहले खेती करना उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। क्लियर है ये पॉइंट। भारत में अगर हम बोलें तो भारत में खेती की शुरुआत जो है वो कहां से मानी जाती है, आज से
5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ किस साइड की बात हो रही है? मेहरगढ़ की बात हो रही है। तो भारत में खेती की शुरुआत, भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत कहां से हुई? मेहरगढ़ से हुई। पर वर्तमान आपको जो खोजें हैं वो बताती हैं कि अब वो जगह चेंज होके लहुरा देव हो चुकी है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जिस समय खेती की शुरुआत हुई उसी समय पशुपालन भी हुआ, ठीक। अब बिहार में मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र नवपाषाण काल है। तो अब यहां से सवाल आ जाएगा कि बिहार में उन स्थानों की पहचान करिए जो नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? मुंगेर और चिरांद, ठीक। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं और जौ और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, यहां पे मैं आपको दो तीन बातें बता दूं जो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल वो क्या थी? गेहूं और जौ। और मैंने आपको बताया था कि अगर उसके अंदर भी पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे? बार्ली, ठीक, व्हीट एंड बार्ली, ठीक। सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाला जानवर, अगर ये पूछ दिया जाए तो हमको क्या बताना है? कुत्ता या कुत्ते का जंगली पूर्वज, डॉग, ठीक। इसके अलावा आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? आपसे पूछ दिया जाएगा कि मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड या प्राइम सोर्स ऑफ फूड। तो याद रखिएगा ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। रीजन क्या था? टेम्परेचर बढ़ा, तो जो लोग कल तक गुफाओं में रह रहे थे वो उतर कर क्या होगा? रिवर के आसपास आएंगे, उतर के क्या होगा? रिवर के आसपास आएंगे। और जब रिवर के आसपास आएंगे तो रिवर में उनको क्या मिलेगी? फिश। तो फिश बिकेम प्राइम सोर्स ऑफ फूड इन मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में। मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में, ठीक। मेहरगढ़ में जिस जगह की बात हो रही है पश्चिमोत्तर भारत में, वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ठीक। सुलेमान एंड किरथर रेंज, सुलेमान एंड किरथर रेंज, सुलेमान एंड किरथर रेंज, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ठीक। यहां पर लगभग 8,000 साल पहले खेती और पशुपालन का क्या मिला? साक्ष्य मिला। खेती और पशुपालन का क्या मिला? साक्ष्य मिला, ठीक। भारत में आरंभिक मानव का प्रमाण भारत में जिस जगह से मिला उस जगह का नाम है बोरी, जो कि है महाराष्ट्र में। यहां से ओल्डेस्ट ह्यूमन का एक हमें स्कल मिलता है, ठीक। बोरी नाम की जगह है महाराष्ट्र से। एविडेंस ऑफ अर्ली मैन, एविडेंस ऑफ अर्ली मैन कहां से मिलता है? भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से, ठीक है। सर ये तो पाकिस्तान है ना, तो हम आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं बेटा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। चिरांद जो जगह है, जो नियोलिथिक में जो जगह मिली, तो चिरांद जो है वो क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। और चिरांद से हमें क्या मिलता है, चिरांद से हमें टूल्स वर मेड ऑफ एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से बने औजार यहां से मिले हैं, औजार मिले हैं। तो यहां पर हथियार, टूल्स पत्थर के नहीं बनते थे, किसके बनते थे, जानवरों की हड्डियों से। ठीक, जानवरों की हड्डियों से बने होते थे, और वो भी एनिमल में स्पेशली स्टैग, स्टैग यानी बारहसिंगा, स्टैग यानी बारहसिंगा। ठीक, स्टैग यानी बारहसिंगा। बोरी जिस पर बैठकर बचपन में पढ़ते थे, अरे नहीं, बोरी नाम की जगह है वहां पे। तो चिरांद कहाँ है बेटा, बिहार के छपरा जिला में है, बिहार के छपरा जिला में है। यहां से हमें 3 स्तर मिलते हैं, 3 लेवल मिलते हैं। यहां से पत्थर के औजार के अलावा बड़े मात्रा में सींग और हड्डियों से बने औजार मिले हैं। ठीक है, यहाँ के घर गोल होते थे, घरों में चूल्हे मिले हैं समूह में, इसका मतलब आग में खाना पकाने वकाने का काम भी चल रहा था। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर हैं, जो काले, काले नीले और लाल धूसर रंग के हैं, मतलब रेड और ग्रे कलर के हैं। गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने भी यहां से मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नियोलिथिक तक आते आते, नवपाषाण तक आते आते बहुत सारे इलाके ऐसे थे, नवपाषाण तक आते आते बहुत सारे इलाके ऐसे थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर आपको अलग अलग जगहों पर क्या देखने को मिल जाता है, आपको अलग अलग जगहों पर क्या देखने को मिल जाता है, अलग अलग आपको स्थायी रूप से बस्तियां मिलने लगती हैं। इसमें जो प्रथम स्थायी बस्ती बोली गई, जहां पर आदमी प्रॉपर तरीके से रहना शुरू कर दिया, वो प्रथम स्थायी बस्ती किसे माना गया है, मेहरगढ़ को माना गया है। प्रथम स्थायी बस्ती किसे माना गया है, मेहरगढ़ को माना गया है। इसके अलावा कई जगहों पर गर्त का भी आवास बन रहा था, पिट हाउस बन रहा था। पिट हाउस किसे कहां से इसके साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम से इसके साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम का मतलब होता है भुर्ज नामक वृक्ष का स्थान, जहां से हमें क्या मिलता है, भुर्ज नाम का वृक्ष मिलता है। ठीक, जहां से हमें क्या मिलता है, बर्च ट्री, भुर्ज नामक वृक्ष का स्थान बुर्ज होम बोलते हैं उसको। ठीक, गर्तावास के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। गर्तावास के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। ठीक, इसी तरह से कुम्हार की गुफा कही जाती है एक जगह, जहां से बर्तन मिले हैं हमें, कुम्हार की गुफा, पॉटर्स केव कहा जाता है, पॉटर्स केव कहा जाता है। ये हमें कहां से मिला है, ये हमें मिला है गुफ कराल से। गुफ कराल इस जगह को बोला जाता है, ये भी कहाँ है, कश्मीर में है। यहां से हमें क्या मिला है, बर्तन मिले हैं। यहां से हमें क्या मिला है, ढेर सारे बर्तन मिले हैं। ठीक, इसी तरह की आपकी कुछ साइट्स यहां पर दे रखी है, कुछ साइट्स यहां पर दे रखी है। जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहां से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, चावल का एविडेंस कहां से मिला है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। ठीक, जानवर के खुरों के निशान और चावल के एविडेंस हमें महागढ़ा से मिले हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ लिख दिया, वो गलत है, महागढ़ा है ये क्या है, महागढ़ा, जो कि कहाँ है, यूपी में, जो कि कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो कुत्ते का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है, बुर्ज होम से मिलता है। ठीक है,
कुत्ते का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। तो ये वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। और यहां पर मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान, खुरों के निशान, हूफ मार्किंग ऑफ कैटल्स ऑन क्ले, ये कहां से मिला है? महागढ़ा, उत्तर प्रदेश से। क्लियर है बेटा? सबके लिए है यार, तुम लोग एक ही सवालवा कितनी बार पूछोगे भाई? सबको पढ़ना है ये क्लास। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो बिहार के अंदर, तीनों लेवल में कोई भी, ठीक है। तो खुरों के निशान आपको कहां से मिलते हैं? महागढ़ा से मिलते हैं। ये सारे के सारे साइट आपके नवपाषाण काल से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे साइट आपके नवपाषाण काल से रिलेटेड हैं। नवपाषाण काल के बाद धातु का युग शुरू होता है, मेटल एज शुरू होता है। और इस मेटल एज में हम इसे क्यों मेटल एज कहते हैं? इसमें भी हम क्या कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर हमें जो है वो धीरे धीरे बस्तियां मिलने लगी, तो हम उसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज एज आपको पता है, कॉपर यानी तांबा प्लस टिन दोनों को मिलाकर क्या किया गया? बनाया गया। कॉपर यानी तांबा और दोनों को मिलाकर बनाया गया, ठीक। जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट दीजी नाम की जगह है, सिंध में, और आमरी। उत्तरी पंजाब में सराईखेला और जलीलपुर, और राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। यहां पर कृषि का उत्पादन हुआ। कालीबंगा में आपको पता है जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कहां से मिलता है? कालीबंगा से। प्लाऊ फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? कालीबंगा से। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। कोट दीजी और आमरी, कोट दीजी एंड आमरी, ये दोनों जगह कहां है? ये दोनों जगह है सिंध में। ये दोनों जगह कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और उसी तरह सराईखेला और जलीलपुर, सराईखेला एंड जलीलपुर, सराईखेला और जलीलपुर कहां है? ये दोनों उत्तरी पंजाब में। ये दोनों कहां थे? पंजाब में। और याद रखिएगा, जब पंजाब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर जो पंजाब का प्रदेश था वहां की बात कर रहे हैं, ठीक। सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट का वन लाइनर कहां अपलोड किया गया है? बेटा मैंने कुछ दिन पहले क्लास के दौरान ही तो दिया था। ठीक है भाई। तो यहां पर कृषि का उत्पादन हो रहा है, लोग व्यापार करने लगेंगे, पकी हुई ईंटों के घरों में बनने लगेंगे। इसका मतलब सभ्यता विकसित हो जाएगी। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धातु युग में सबसे पहली जो धातु इस्तेमाल की गई वो कौन सी थी? कॉपर। यह आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल की गई वो कौन सी थी? कॉपर थी। भारत का जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट था, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, इस समय छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियां बनी, जिनसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है? उदय हुआ था, जिसमें बलूची संस्कृति, सोथी संस्कृति, ऐसे छोटी छोटी कल्चर थे जिनसे माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो सिंपल एक लाइन में बात याद रखना, किसी भी कम्युनिटी को हम सभ्य कब मानते हैं? कब हम कहते हैं कि कोई कम्युनिटी सिविलाइज हो गई है, ठीक। कब हम कहते हैं कि कोई भी कम्युनिटी सिविलाइज्ड हो गई है?
जब कोई कम्युनिटी लिखना पढ़ना और बोलना जान जाए, यानी जब कोई कम्युनिटी अपनी बात को एक्सप्रेस करना जान जाए, तो समझ लो कि वो कम्युनिटी सिविलाइज्ड हो गई है। दिक्कत क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता में लिखावट तो शुरू हो गई थी, क्योंकि हमको स्क्रिप्ट मिलती है, हमें उसकी लिपि मिली है, हमें स्क्रिप्ट उसकी मिली है। अनफॉर्चुनेटली हम इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए, तो नॉन डिसाइफर है, ये अपठित है। सबसे पहले लिखावट का काम शुरू हुआ था किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली हम इसे पढ़ नहीं पाए। तो ये हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि ये लिपि क्या है? क्योंकि ये लिपि क्या है? चित्रात्मक है। क्योंकि ये लिपि क्या है? चित्रात्मक है, चित्राक्षर लिपि है। क्या कैसी लिपि है? चित्राक्षर लिपि है, पिक्टोग्राफ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। शुरू तो कर दिया, हम नहीं पढ़ पाए वो बात अलग है। हम नहीं पढ़ पाए वो बात अलग है। इसीलिए इतिहास के अंदर जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो तीन काल मिलते हैं। एक मिलता है आपको प्रागैतिहासिक काल। एक आपको क्या मिलता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है? वो समय जिसके लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिस समय लिखावट पढ़ावट नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे हमारा पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ये क्या हो गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया। दूसरे नंबर पे इसमें क्या आता है इतिहास में? दूसरे नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक। दूसरे नंबर पे क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है जिस समय लिखावट तो आई, पर हम पढ़ नहीं पाए उसको। स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए, स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका। या ऐसा पीरियड जिसके लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के उपलब्ध ना हो। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे को पूर्ण ना कर पा रहे हो। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक में आपका क्या आ जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या आ जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड आ जाता है, जिस टाइम के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। तो वहां क्या हो जाता है आपका? आद्य ऐतिहासिक। और फिर तीसरे नंबर पे जो सोर्स आता है आपका, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये क्या चीज होती है हिस्टोरिक पीरियड? जिस समय आपके पास सोर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे हम आर्कियोलॉजिकल की बात करें या हम लिटरेरी की करें, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। ये शुरू होता है आपका 600 बीसी के आसपास। 600 बीसी के आसपास, जहां से आपका जैनिज्म बुद्धिज्म क्या होता है? स्टार्ट होता है। जैनिज्म बुद्धिज्म क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो प्रागैतिहासिक का तो 20 मिलियन बीसी से लेके ऑलमोस्ट आपका कब तक हो जाएगा? 3000 बीसी तक हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक वाला आपका कब से कब तक माना गया? 3000 बीसी से 600 बीसी तक का समय मान लिया गया। और 600 बीसी के आसपास क्या हो जाएगा आपका? ऐतिहासिक काल
शुरू हो जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश की। तो क्षेत्र शहर में तब्दील होने लगे, लेखन कला विकसित हो गई, लेखन कला क्या हो गई, विकसित हो गई, है ना। ठीक, व्यापार शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, शहर की आबादी शुरू हो गई और गांव से ही अपनी जरूरतें पूरी करने लगे, कारीगरी शुरू हो जाएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू हो जाएगा, साइंस की बातें होने लगेंगी, विज्ञान, भाई धातुओं को गलाना, धातु को गलाने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है ना भाई, बिना साइंस के थोड़ी ना हो पाएगा कि हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इंसान ने सभ्यता में प्रवेश कर लिया। जैसे भारत में क्या आ गई, हड़प्पा सभ्यता, इराक में आ गई क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के, हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे, ठीक, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर। मिस्र की सभ्यता नाइल रिवर, नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, है ना। और चीन की सांग सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता जो है, चीन की सांग सभ्यता, चीन, ये कौन सी नदी के किनारे, तो ये वांगहो नदी के किनारे, वांगहो नदी के किनारे, वांगहो रिवर के किनारे, वांगहो रिवर के किनारे। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। पीआरटी में इतना डीप पढ़ाया गया, अरे हम तुम्हारी किताब को ही पढ़ा रहे हैं भाई, तुम्हारी किताब को ही पढ़ा रहे हैं, अपने मन से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई। मैं कल बता दूंगा सर को, क्या बताना है मुझे, क्या बताना है। अरे अब आईएनएम का नोट्स हम अपने जेब में लेके थोड़ी ना घूम रहा हूं, उस दिन अपलोड अपलोड करके ले आए थे, अब रुक जाओ, अब कल लेके आएंगे। क्लियर हो गया, बोलो बांगड़ू दासों। सबसे पहले हुआ क्या, कॉपर का, कॉपर सबसे पहले यूज किया गया, ठीक है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या उसके अंदर समझा गया, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय। अच्छा वो वाला तो मिल गया था ना सबको, जो मैंने फ्राइडे को जो डीपीपी दी थी वो तो मिल गई, पढ़े उसको कि नहीं पढ़े, पढ़े उसको कि नहीं पढ़े। ठीक है, अब कल लेके आऊंगा आईएनएम का पीडीएफ। हाँ बेटा, 40 मार्क्स में से हम लोगों ने 70% कवर कर लिया है। अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, अभी 9 बजे वाली क्लास में आना, अभी समझा दूंगा। तुम लोग गजब कंफ्यूज आदमी हो यार, खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो। 26 सर नहीं मिली, बहुत सही। आओ आओ जरा प्यार कर लें तुम लोगों को, तो तुम लोग इतना कलेजा हो ना एकदम, मतलब मजा ही आ जाता है एकदम, हम क्या बताएं। लो फिर से दे दिया है ये नोट, सब लोग पढ़ जाना। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है। हाँ, ये नोट सब लोग पढ़ जाना। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिए उनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं की है आपके लगा हुआ है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।
यूट्यूब का पीडीएफ कल का कर दिया अपलोड टेलीग्राम पे, एसएसटी बाई सनी सर के नाम से सर्च कर लिया करो यार, ठीक है।